बिहार की नीट छात्रा की मौत के मामले में बिहार सरकार ने 31 जनवरी को, जनवरी के आखिरी दिन, अचानक शाम के वक्त एक ऑर्डर पास किया और सिफारिश कर दी कि नीट की छात्रा की मौत की जांच सीबीआई करेगी। दो जांच के लिए अलग अलग टीम बनाई पटना पुलिस ने। पहले लोकल पुलिस ने किया, फिर एसआईटी ने किया, फिर एसआईटी के साथ सीआईडी की टीम को भी जोड़ दिया गया और उसके बाद अचानक उसी बिहार सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी और सीबीआई की जांच की सिफारिश का वो ऑर्डर की कॉपी ये है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कमाल ये है कि आमतौर पर सीबीआई की जांच तब कोई स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है जब पीड़ित फैमिली उसकी मांग करती है, डिमांड करती है। सीबीआई जांच का आदेश देने का जो तरीका हमारे देश में जो कानून है वो ये है कि चूंकि सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, केंद्र सरकार के अंडर में, होम मिनिस्ट्री के तहत आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में सीबीआई काम नहीं करती है। तो अगर किसी स्टेट को सीबीआई जांच रिकमेंड करना है तो उस स्टेट की सरकार गवर्नर के थ्रू या चीफ मिनिस्टर के थ्रू होम मिनिस्ट्री तक अपनी सिफारिश भेजती है और फिर होम मिनिस्ट्री की मर्जी से उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है। तो बिहार सरकार ने ये ऑर्डर पास किया 31 जनवरी को। वहाँ के होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि हम सीबीआई जांच की सिफारिश कर रहे हैं और अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। लेकिन नीट छात्रा के पेरेंट्स, उनके फादर, उनकी मदर, उन्होंने आज तक लास्ट 6 जनवरी को बेहोश मिली थी, 9 जनवरी को एफआईआर दर्ज हुई, 11 जनवरी को उसकी मौत हुई, तब से लेके आज तक एक बार भी अपनी जुबान से किसी चैनल पर, किसी रिकॉर्ड पर कहीं ये नहीं कहा कि हम इस मामले की सीबीआई जांच चाहते हैं। उनकी शुरू से एक ही मांग थी कि वो किसी जज की निगरानी में इस केस की जांच की मांग चाहते हैं, यानी कि एक जुडिशियल इंक्वायरी, न्यायिक जांच। लेकिन पेरेंट्स ने कभी सीबीआई की जांच की मांग की नहीं और बिहार सरकार ने अपनी मर्जी से इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। उस सीबीआई को जिसकी कहानी अभी आपको सुनाई है। 18,456 केस तो पहले से पेंडिंग है, 13,100 केस कोर्ट में है और 600 केस 20 साल से पेंडिंग है। तो क्या नीट की छात्रा की मौत का सच अब ठंडे बस्ते में गया? ये सवाल है। अब सीबीआई की जांच क्यों हुई और बिहार सरकार ने बिना पीड़ित परिवार के मांग के क्यों सिफारिश कर दी? उसके कई पहलू हैं। एक तो बिहार विधानसभा शुरू हो गया, बिहार विधानसभा में ये मामला तूल पकड़ेगा। अब बिहार सरकार कह सकती है भाई हमारे हाथ में है नहीं, हमने तो सेंट्रल जांच एजेंसी को सौंप दिया, अब वो जैसी जांच करें, जो भी रिपोर्ट है, हमारा क्या लेना देना। सीबीआई को नहीं सौंपते तो फिर ये मुद्दा उठता कि भाई लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, बिहार पुलिस आपके हाथ में, पटना पुलिस आपके हाथ में, तो आप जवाब दें। तो बिहार सरकार जवाबदेही से बच गई। दूसरा, ये हुआ क्यों? 31 जनवरी जिस दिन बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, उसी 31 जनवरी की दोपहर को बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पीड़ित फैमिली के पेरेंट्स को अपने सरकारी घर पर मिलने के लिए बुलाया। ये तस्वीर उसी वक्त की है, 31 जनवरी की, जब नीट की वो छात्रा के माँ बाप अपने कुछ और रिश्तेदारों के साथ, गांव वालों के साथ बिहार के डीजीपी के घर पहुंचते हैं। माँ बाप को बड़ी उम्मीद थी कि चलो बिहार के टॉप पुलिस ऑफिशियल ने अपने घर पर बुलाया, उन्हें इंसाफ मिलेगा, जो भी गुनहगार हों पकड़े जाएंगे, उनकी बेटी की मौत का सच शायद उन्हें पता चल जाए। लेकिन लगभग 1 घंटे की मीटिंग के बाद जब उस नीट छात्रा के माँ बाप डीजीपी साहब के घर से बाहर निकले, बाहर मीडिया के लोग थे, और जो उन्होंने कहा वो हैरान करने वाला है। पहले उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। बोले कि तुमको मदद कर रहे हैं, मदद देख ही नहीं रहे हैं, कुछ मदद हो रहा है। भगवान का बात खत्म। तुम बेटी के ले गई, हुआ से कुछ हुआ था, 9 में कुछ हुआ, डायरी में लिखती थी। अरे अपना फैमिली के सबको डायरी में लिखता है, ये ना है कि वो हत्या। ठीक है, हम कहते हैं कि हत्या हो गया, बाकी पुलिस क्या चाह रही है? कह रही है कि बैठ हुआ है, अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है, रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले? हाँ हाँ। इसमें बड़े बड़े लोग, सफेदपोश लोग हैं और उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है।
आवाम जनता के आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। डीजीपी क्या कहा? डीजीपी वही बात बोले कि आपकी बेटी की है, आपके परिवार का ही कोई सदस्य है उसमें शामिल। मृतका के माता पिता को डीजीपी महोदय ने कहा कि यह केस का है। यह बात हमें मृतका के माता पिता ने बताया। मुझे सुनकर काफ़ी तकलीफ हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख कर कहानी कुछ और बता रही है कि उसके पूरे शरीर पे जो नाखूनों के जख्म मिल रहे हैं, प्राइवेट पार्ट पे इंजरी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट चीख के कह रही है कि इसमें ह्यूमन सीमन मिला है। और इन हालातों में अगर पुलिस चीफ अगर यह कहें कि यह है तो यह काफ़ी दुखद है। हमारे पास जो इंसाफ की बची खुची उम्मीद थी आज वो भी ख़त्म हो गई है। हम लोग इस मामले में न्यायालय का रुख करेंगे। यानी माँ बाप ये कह रहे हैं कि बिहार के डीजीपी से मुलाकात के दौरान डीजीपी साहब ने उनसे ये कहा कि आप लोग खामोखा परेशान हो रहे हैं, आपकी बेटी की मौत में कोई फॉल प्ले नहीं है, उसने खुद जान दी है और उसका कोई रेप नहीं हुआ। एक राज्य के टॉप पुलिस ऑफिशियल एक विक्टिम के फैमिली से ये कह रहे हैं और कमाल ये है कि उसी राज्य की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट ठीक उनके उलट कह रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहता है कि उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, नोचने खसोटने के निशान थे, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई, ऐसे भी सबूत है। फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कह रही है कि उस पीड़िता के अंडरगारमेंट से स्पर्म के स्पॉट मिले, जिसके बाद इसी बिहार और पटना पुलिस ने 18 लोगों के अलग अलग डीएनए के सैंपल लिए ताकि उससे मैच कराकर ये पता किया जा सके कि उसके साथ रेप या रेप की कोशिश हुई तो वो गुनहगार कौन है। और कमाल है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, इन सारी रिपोर्ट के बावजूद और दो अलग अलग टीमें जांच कराई जा रही है, सीआईडी भी जांच कर रही है। और विक्टिम के माँ बाप डीजीपी के घर के बाहर आकर ये कह रहे हैं कि उन्हें डीजीपी साहब ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग खामोश हो जाएं, मीडिया से बात ना करें, और इसमें कोई गलत हुआ ही नहीं है। मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट सब गलत है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट गलत है तो फिर ये केस कहीं है ही नहीं। और मैं तो ये है कि अगर एक केस की जांच चल रही है तो क्या एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए, इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए ऐसे शख्स को क्या ये पेरेंट्स को बोलना चाहिए? इसी मीटिंग के दौरान उनसे ये कहा गया पेरेंट्स से कि आप लोग यहाँ से मिलने के बाद बिहार के जो होम मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, उनसे जाकर मिल लीजिए। अब माँ बाप को लगा कि जब पुलिस ने सीधे सीधे मान ही लिया है कि उनकी बेटी की मौत के जिम्मेदार कोई नहीं है, वही लोग हैं, खुद माँ बाप ही हैं, तो फिर उन्होंने कहा क्या फ़ायदा होम मिनिस्टर से जाकर मिलने का। डीजीपी साहब ने खुद कहा था कि आप लोग यहाँ से निकलने के बाद होम मिनिस्टर से मिलिए, और उस पर क्या कहा फैमिली ने, ये भी सुनिए। कौन चौधरी है? कौन चौधरी तो बुला रहे हैं कहानी। डीजीपी से हमारा मिलना अनायास नहीं था। ही टॉक टू, उन्होंने बात की बच्ची के पिता से, हमारे भतीजे से बात की उन्होंने, और उन्होंने बुलाया था मिलने के लिए। तो हम लोगों के मन में थोड़ी आस जगी थी कि कुछ अच्छी चीज़ें जो निकल के आई होंगी हमारे पक्ष में, हमको इंसाफ मिलने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन बातों को लेकर के उन्होंने बुलाया होगा हमको। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने जिस तरह का जवाब दिया, जिस तरह का व्यवहार किया, उससे बड़ी निराशा हुई हम लोगों के मन में। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि हम सम्राट चौधरी के पास चले चलें। तो क्यों चले चलें हम तो आपको देख रहे थे बिहार की पुलिस का चेहरा के रूप में, प्रशासन के चेहरे के रूप में। हमको उम्मीद थी कि डीजीपी साहब ज़रूर हमारी बात सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जो मटेरियल एविडेंस आ रहा है उनके सामने, उसके आलोक में, उसके प्रकाश में देखेंगे इस घटना को। लेकिन डीजीपी साहब ने कोशिश की कि हम मान लें कि हमारी बच्ची ने किया है। तो ये दोनों बातें आपने सुन ली। अब कोई भी पीड़ित परिवार कैसे यकीन करेगा पुलिस पर, राज्य सरकार पर, और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि इसका कभी इंसाफ मिलेगा ही नहीं। तो जब ये 31 जनवरी को जो फैमिली है वो डीजीपी के घर के बाहर निकले और डीजीपी साहब ने सब कुछ अपनी बात बताई, वो गुस्से में थे। वो होम मिनिस्टर से मिलने ही नहीं गए, वो वापस पटना से जहानाबाद लौट गए। उधर वो जहानाबाद लौटते हैं, पटना से जहानाबाद की दूरी सड़क के रास्ते 1.5 घंटे की है।
अचानक इधर शाम को होम मिनिस्टर तक ये बात पहुंचती है कि डीजीपी साहब से मुलाकात हो गई और पेरेंट्स को उन्होंने वही समझाया। पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं है और उन्हें पता था 2 फरवरी से विधानसभा का सेशन शुरू होना है। तो उन्होंने 31 जनवरी की शाम को ही आनन फानन में एक आदेश निकाल दिया कि बिहार सरकार इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर रही है। ये सारी चीजें कुछ घंटों के अंदर हुई। अब जब फैमिली को पता चला, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मांग तो की नहीं। फैमिली तब भी अब भी यही मांग कर रही है कि उन्हें सीबीआई के बारे में पता है कि सीबीआई कैसे जांच करती है। मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो वो एक जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, जो एक जज की निगरानी में पूरे केस की जांच हो। और ये बात भी पेरेंट्स ने कैमरे पर कही। सीबीआई जांच का आदेश जो हुआ है, उस जांच के आदेश के बावजूद जब उनसे पूछा गया, अब भी वो इसी मांग पर अड़े हैं कि उन्हें सीबीआई नहीं, न्यायिक जांच चाहिए। खुद उनकी ही जुबानी सुनिए। हम तो चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो। अच्छा, जी, न्यायिक जांच हो। क्या सीबीआई आप जांच नहीं चाहते हैं? ना, हम कभी न मौखिक रूप से न लिखित रूप से हमने कोई कुछ नहीं, हमने कभी नहीं मांगा है। कभी इस तरह की जांच की मांग हमने नहीं की कि सीबीआई जांच करवाई जाए, चूँकि बाकी के मामलों में, पहले के मामलों में भी हम देख रहे हैं कि सीबीआई के निष्कर्ष तक पहुंचने तक सामने वाला पक्ष निराश हो चुका होता है। फिर उसमें वो क्षमता नहीं रहती है कि सीबीआई रिपोर्ट में क्या आया वो देखे, या फिर जस्टिस इज डिलेड। दिस इज द प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट और सिस्टम कैन मैनेज अ डिलेड जस्टिस। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंसाफ मिलने की पहली सीढ़ी जांच एजेंसियों की निष्पक्षता है। अब सीबीआई के पास जो केस जिस हालात में सौंपा जा रहा है, कई अहम सबूत और साक्ष्य इसमें या तो नष्ट कर दिए गए या मिटा दिए गए या उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो ये भी सुन लिया। अब हो ये रहा है कि नीट छात्रा की मौत का मामला जैसे से तूल पकड़ रहा है। पटना पुलिस ने जो लापरवाही की, 11 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे एक मामूली केस बताया। ये भी कहा कि ये एक जान खुद देने की कोशिश हुई है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिर आपकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, उन्होंने उनकी धज्जियां उड़ा दी। अब इस केस में कोई फॉल प्ले नहीं है। इसको लेकर बड़े ही सिलेक्टिव तरीके से कुछ वीडियो भी लीक किए जा रहे हैं। जिस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में ये नीट की छात्रा रहकर तैयारी कर रही थी डॉक्टर बनने की, उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल का वीडियो अब सामने आया 6 जनवरी का। 6 जनवरी वही तारीख थी जब ये लड़की हॉस्टल के अपने कमरे में बेहोश मिली थी। तो एक वीडियो है, लगभग 10 मिनट का वीडियो है। अब इस पूरे वीडियो को पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखाना चाहता हूं विथ टाइमलाइन। अगर आप देखेंगे वीडियो की जो सीसीटीवी फुटेज है, हॉस्टल के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था कैंपस में, तो उसी कैमरे का ये विजुअल है। अगर आप देखेंगे उस वक्त इसकी घड़ी में 3:50 हो रहा है। 3:50 में एक कॉरिडोर दिखाई दे रहा है जिसके दोनों तरफ दरवाजे हैं जो लड़कियों के कमरे हैं। बहुत ही छोटा सा और बड़ा ही संकरा सा ये हॉस्टल है। कमरे छोटे छोटे, मैंने बहुत पहले आपको बताया भी था। तो 3:50 से ये वीडियो है, ये जारी हुआ है या फिर मीडिया के हाथ लगा है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत सारी लड़कियां कमरे से निकलकर सामने की तरफ जा रही हैं। फिर एक शोर है, आवाज़ आ रही है, कुछ जो नाम लेकर भी पुकारा जा रहा है, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। एक एक कर लड़कियों की तादाद बढ़ती जा रही है, करीब 10-12 लड़कियां होंगी। और ये लगभग अगले 10 मिनट तक यही चलता रहता है कि एक सामने की तरफ, बाईं तरफ एक दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही है। ये वही दरवाज़ा, वही कमरा है जिसमें ये नीट की छात्रा रहा करती थी। दरवाज़ा खुलता नहीं है। फिर अचानक इसी वीडियो में दिखाई देता है कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर कोई मेल स्टाफ एंटर करता है। ये हॉस्टल में ही काम करने वाले लोग थे, वहाँ के स्टाफ थे, और उनमें से एक गार्ड है। करीब 4:01 का वक्त हो चुका है। 10 मिनट तक कोशिश होती है, हो सकता है 10 मिनट 3:50 से भी पहले कोशिश हो रही हो, लेकिन अब वीडियो के हिसाब से 3:50 से ये वीडियो शुरू हुआ और 4:01 पर शायद दरवाज़ा खुल गया। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, कुछ लड़कियों के चीखने की, कुछ के रोने की आवाज़ आती है। एक आवाज़ आती है, पानी लाओ, पानी लाओ।
और फिर उसी वक्त एक शख्स गोद में एक लड़की को उठाकर तेजी से निकलता है, लगभग दौड़ रहा है। लड़की बेहोश है, वो उसकी गोद में है और वो उसे लेकर भाग रहा है। ये वही नीट की छात्रा है जो अपने कमरे में बेहोशी के आलम में मिली थी। इसके बाद इस छात्रा को यहाँ से सीसीटीवी कैमरे से जैसे ही वो बाहर निकलता है, 200 मीटर की दूरी पर सहजानंद हॉस्पिटल था जहाँ उसको ले जाया जाता है, लेकिन वो बेहोश थी। उस सहजानंद हॉस्पिटल के क्लिनिक में इलाज का इतना इंतज़ाम नहीं, तो फिर वो उसे प्रभात हॉस्पिटल भेजते हैं जहाँ वो अगले 5 दिन तक रहती है। फिर छठे दिन वो पटना के मेदांता पहुँचती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर ये सारी कहानी शुरू होती है, वो सारी आपको डिटेल में बताई। तो अब ये वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वही है जो पहले दिन से ही कहानी है, हॉस्टल के जो स्टाफ ने भी बताया, मीडिया को भी बताया। 5 फरवरी को, बल्कि जनवरी को, ये लड़की 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक अपने घर गई थी। 5 जनवरी को ये लौटती है और 6 जनवरी को ये कमरे में इस तरह बेहोशी के आलम में पाई जाती है। 5 तारीख को जब ये कमरे में लौटी, उसके बाद ये सीसीटीवी कैमरे में, इसी कैमरे में जिस कैमरे से इस विजुअल को आपने देखा कॉरिडोर का, ये लड़की 2 बार नजर आई थी और दोनों बार वो पानी लेकर अपने रूम में चली गई थी। इसके बाद वो नजर नहीं आई। 6 फरवरी को तो वो कमरे के बाहर निकली ही नहीं, और फिर निकली तो इस तरीके से कि वो बेहोश और उसको गोद में उठाकर ले जाया गया। तो अब ये सारी तस्वीरें, इन तस्वीरों के ज़रिए अब पटना पुलिस, जो कि मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए हमारे पास शुरू से ही सारे सीसीटीवी फुटेज हैं, हमने कोई गलती नहीं की है। लड़की कमरे में ही बेहोश मिली, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं थी, कोई बाहर का नहीं आया। लेकिन फिर बात वही है कि जब तक आप फॉरेंसिक जांच नहीं होगी कि ये कैमरा तो एक है, कई बार कैमरे और तस्वीरें दोनों झूठ बोलते हैं। तो इससे पहले कुछ हुआ, कुछ छेड़छाड़ हुए, इसके पीछे के फुटेज, आगे के फुटेज, वो क्या है, तो ये सारी कहानी तो सामने आई नहीं। और बिहार सरकार ने खुद ये माना है, कई जगह पे कहा गया कि इस लड़की की जो मौत है, अब शायद उन्होंने भावनाओं में आकर कहा हो कि ये मर्डर है और इसीलिए हम चाहते हैं सच्चाई सामने आए, सीबीआई की जांच करवा रहे हैं। तो अब सीबीआई की जो जांच जो है वो होनी है, लेकिन उसी सीबीआई के बारे में आपको पूरी जानकारी मैं दे चुका हूँ। ये वही सीबीआई है जिसके जितने हाई प्रोफाइल केस, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जो उत्तराखंड में हुआ, अंकिता भंडारी, खबर तब तक आ रही थी क्या क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री धामी साहब ने सीबीआई जांच के आदेश दिया, आज 10 दिन तो हो गया, आपने अंकिता भंडारी की खबर भी नहीं सुनी होगी कहीं। क्यों? क्योंकि अब सीबीआई को देने का मतलब वही है, अब आप भूल जाइए। आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस हो, व्यापम केस हो, श्रद्धा चिटफंड स्कैम हो, पीएनबी नीरव मोदी फ्रॉड केस हो, या फिर बंगाल का जो है बोक्तोई मास्कर केस हो, आपके निठारी केस हो, सारे केस का हश्र हम सबको पता है। जब 18,000 के आसपास केस ही पेंडिंग हो, जिसकी जांच आ ही नहीं हो, 600 केस 20 साल पुराने हों, तो फिर सीबीआई से आप जांच की किस तरह की उम्मीद करेंगे। और कमाल ये भी है कि सीबीआई जो फाइनेंशियल या करप्शन के केसेस होते हैं उनको तो बहुत जल्दी सुलझा लेती है, क्योंकि ज़्यादातर उसमें पॉलिटिक्स होता है। लेकिन जो हार्डकोर क्रिमिनल के केस होते हैं, मर्डर के, रेप के, इस तरह के, उनमें वही तेज़ दिमाग सीबीआई का अफसर का दिमाग फिर शायद चलता नहीं है। और यही वजह है कि या तो केस हार जाते हैं कोर्ट में, या फिर ठंडे बस्ते में रहता है। सुशांत सिंह राजपूत केस में 4 साल के बाद उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल की, तो बड़ी खामोशी से, ताकि किसी को पता ना चले कि भाई इतने धूम धड़ाके से उन्होंने लंबी चौड़ी टीम जांच की, नतीजा क्या निकला। कम से कम इतना हौसला होना चाहिए कि सामने आकर बताएं कि हाँ हमने जांच की, जो भी सच को बताने में क्या शर्माना। तो उसमें ये मिला, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं बताया। आज भी नहीं, सीबीआई ने एक बार भी मुंह नहीं खोला सुशांत सिंह राजपूत केस में। तो अब बिहार सरकार ने भी इस केस को सीबीआई को सौंप कर अपना पल्ला झाड़ लिया, अपनी जिम्मेदारी से अब वो बच गए। और अब ये है कि बाकी सीबीआई, लेकिन जो पीड़ित परिवार है, नीट की छात्रा के जो पेरेंट्स हैं, उनका कहना वो हार नहीं मानेंगे। वो उन्होंने बाकायदा एक याचिका दाखिल कर दी है पटना में कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि हमने जब सीबीआई जांच की मांग नहीं की, हमसे पूछा नहीं गया, हमारी मर्जी नहीं ली गई, बिहार सरकार ने क्यों किया। हम तो अब भी चाहते हैं न्यायिक जांच हो, और उसी जुडिशल इंक्वायरी के लिए उन्होंने रिट दाखिल की है।
कि हमें पटना पुलिस पर, सीबीआई पर, सरकार पर भरोसा नहीं, हमें जज पर भरोसा है और वो कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो। अब कोर्ट का रुख इसमें क्या होता है ये शायद उस रिट पे जब फैसला आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, कमाल है। कमाल ये है कि अमूमन लोग मांग करते हैं यहाँ बिना फैमिली की मर्जी, बिना उनसे पूछे, बिना उनकी मांग के, अपनी मर्जी से बिहार सरकार ने पल्ला झाड़कर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। जबकि उनके पेरेंट्स का भी कहना है कि इस केस में बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग शामिल हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह पटना पुलिस की पूरी जांच रही है वो इस शक को और ज़्यादा मजबूत करता है। फिलहाल तो इस कहानी में इतना ही है। हाँ, इसमें एक नई चीज़ भी आई है, जो खबर आ रही है वो ये कि जो 18 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए थे वो उस स्पर्म से मैच ही नहीं किया किसी का भी। इसमें हॉस्टल का जो मालिक था, वो जो स्टाफ थे सारे, वो अब अगर 18 लोगों के फैमिली को छोड़ दें, फैमिली का तो डीएनए इसलिए लिया गया ताकि उस लड़की के साथ मैच करे कि हाँ वो उन्हीं की बेटी, उनकी रिश्तेदार है, तो वो अलग चीज़ है। 18 वो लोग थे जिनको शक के दायरे में रखकर उनका डीएनए सैंपल लिया गया था कि कहीं ये वो तो नहीं है जिन्होंने लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। और रिपोर्ट ये आ रही है कि 18 के सैंपल उस लड़की के अंडरगारमेंट्स में मिले स्पर्म से मैच नहीं किया, यानी कि ये 18 के 18 बेकसूर हैं। तो इससे दूसरा सवाल ये भी है कि इसका मतलब है कि जिसके स्पर्म के नमूने वहाँ स्पॉट मिले हैं वो असली गुनहगार कोई और है, और वो कौन है, यही सवाल है। और ये कौन कहीं सिर्फ कौन न बनकर रह जाए, ये डर भी है। तो खैर, इसके साथ ही इस कहानी में आज इतना ही। लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सोनिया रहेजा जी, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सोनिया जी। और ये भेजा है प्रेम ने। इसके अलावा रिया तिवारी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रिया। और ये भेजा अमित गुप्ता ने है। साथ ही असवन खान, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे असवन। और ये शमी के बेटे हैं मेवात से। अमित वर्मा, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अमित। और ये भेजा है विकास वर्मा जी ने, विकास साहब के बेटे हैं अमित। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब